माँ माँ देखो वो फिर से आ गई है, कमरे में खड़े होकर मुझे ही घूर रही है। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? वो ले जाएगी मुझे। तुम्हारे कमरे में कोई नहीं है बेटा, तुम्हें वहम हो रहा है। दवाइयाँ खाकर सो जाओ मेरे बच्चे। कुछ नहीं है यहाँ। नहीं, कोई दवाइयाँ नहीं खानी है मुझे। आप लोग बार बार मुझे दवाई की पिला खिला कर नींद की मुझे सुला देते हो। वो यही है, मेरे आसपास ही है। उसका पूरा शरीर जगह जगह से कटा फटा है। आंखों से खून बह रहा है। मैं जितना चिल्लाता हूँ उतना ही मुस्कुराती है वो। देखो देखो, अभी भी वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। पता नहीं क्या हो गया है ये मेरे बच्चे को। जरूर कोई बुरी आत्मा है जो इसे दिखाई दे रही है। मैं आज ही बड़े पंडित जी के पास जाकर इसके लिए धागा बनवा कर लाती हूँ। विनेश की माँ माधुरी अपने बेटे की हालत और बिगड़ती हुई देखकर बहुत परेशान थी। इसलिए उसी दिन वो एक बड़े पंडित जी के पास जाती है और एक धागा लाकर अपने बेटे के बाजू में बांध देती है। विनेश के अचानक से बदलते हुए व्यवहार को कोई नहीं समझ पा रहा था। उसे अपने आसपास एक ऐसी लड़की दिखाई दे रही थी जिससे उसके परिवार में और कोई भी नहीं दिख पा रहा था। रात का समय था। विनेश अपने कमरे में आराम कर रहा था। आधी रात के समय विनेश की छोटी बहन पिंकी को प्यास लगती है, तो वो पानी पीने के लिए किचन की तरफ जा रही होती है। तो अचानक ही उसे उसके भाई के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही होती है। उन आवाज़ों को सुनकर रिंकी घबरा कर अपने भाई के कमरे की तरफ जाती है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। वो दौड़कर कमरे की खिड़की पर पहुंचती है तो देखती है कि सामने उसका भाई बालकनी के हैंडल्स पे खड़ा हुआ नीचे देख रहा था। अचानक वो अपनी बहन की तरफ मुड़कर देखता है। उसके चेहरे पर एक भयानक सी स्माइल थी जिसे देखकर रिंकी का दिल दहल गया था। इससे पहले कि रिंकी कुछ कर पाती या कह पाती, विनेश बालकनी से नीचे कूद जाता है। एक क्षण के लिए रिंकी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। तुरंत ही रिंकी के मुंह से एक भयानक चीख निकलती है, जिसे सुनकर रिंकी के मम्मी पापा दौड़कर वहां पहुंच जाते हैं। रिंकी अपना सर घुटनों पर रख कर लगातार रोए जा रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपने मम्मी पापा को उंगली से इशारा करके विनेश के कमरे की ओर दिखाया और एक बार फिर से बहुत जोर जोर से रोने लगी। कुछ ही देर में विनेश के साथ हुई अनहोनी के बारे में घर में सभी जान चुके थे और चारों ओर अफरा तफरी मच गई थी। 3 दिन बाद, काश कि मैं उसे कुछ दिन पहले ही पंडित जी के पास ले जाती, तो शायद आज मेरा बेटा जिंदा होता। अरे बस करो अपनी ये यंत्र तंत्र की बातें। कोई भूत प्रेत नहीं दिखाई दे रहा था उसे। दिमागी हालत खराब थी उसकी, दिमाग से बीमार था वो तुम्हारा बेटा, और इसी दिमागी बीमारी ने जान ली है तुम्हारे बेटे की। अच्छी तरह समझ लो इसे। तुम्हारे जैसे लोग ही समय पर इलाज कराने की जगह झाड़ फूक पर समय बर्बाद कर देते हैं, और उसके बाद जब बात हाथ से निकल जाती है तो सर पकड़कर रोते रहते हैं। खैर, गलती तो मेरी भी थी ना, जो मैं तुम्हारी बातों में आ गया, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। जो होना था वो तो हो गया। अब तो रिंकी ही हमारा सब कुछ है। रिंकी बस 18 साल की थी। इतनी छोटी सी ही उम्र में उसने अपने भाई को मरते हुए देखा था। इस बात का उसके मन पर बहुत गहरा असर पड़ा था। इस घटना के बाद रिंकी ने किसी से भी बहुत ज्यादा बोलना, मिलना जुलना सब बंद कर दिया था, बल्कि काफी कम कर दिया था। वो दिन रात सिर्फ अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करती रहती, मानो एक जुनून सवार हो गया था उसके सर पर। रिंकी बेटा, जो होना था सो हो गया। अब तेरे इस कमरे में ऐसे बंद रहने से कुछ नहीं होगा। बेटा, घर से बाहर निकला करो, दोस्तों से मिला जुला करो। ऐसे कैसे चलेगा? मुझे साइकेट्रिस्ट बनना है माँ। मुझे उन सभी लोगों को ठीक करना है जैसे जिस तरह से भाई को बीमारी थी। मैं नहीं चाहती कि भाई की तरह इस बीमारी से कोई और भी इससे अपनी जान गंवाए। 10 साल बाद अपनी मेहनत और लगन के चलते रिंकी एक सक्सेसफुल साइकेट्रिस्ट बन चुकी थी। उसने जानबूझकर क्रिटिकल पेशेंट्स का डिपार्टमेंट ही चुना था। वो अपने दिन का ज़्यादातर समय क्रिटिकली इल पेशेंट्स के साथ ही बिताती थी। हर एक मानसिक बीमारी से जूझते पेशेंट में उसे अपना भाई विनेश दिखाई देता था। इसलिए ऐसे पेशेंट्स को ठीक करने में वो अपनी जान लगा देती थी। डॉक्टर, एक क्रिटिकल पेशेंट आया है, प्लीज जल्दी कीजिए।
नर्स के इतना कहते ही रिंकी तेजी से इमरजेंसी वार्ड की तरफ जाने लगती है। आगे की कहानी अगले वीडियो में।